भीमा कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 500 महार सेना या महार रेजिमेंट के द्वारा मराठा साम्राज्य के ब्राह्मण पेशवा के बीच भीमा कोरेगांव की लड़ाई भीमा नदी के तट पर लड़ी गई थी। आइए हम इस लड़ाई और युद्ध के बारे में पूरे विस्तार से और बारीकी से जानते हैं। भीमा कोरेगांव की शौर्य गाथा का इतिहास पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, तभी जाकर पूरा इतिहास को समझ पाएंगे। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाजीराव II के नेतृत्व में 28,000 मराठों को पुणे पर आक्रमण करना था। रास्ते में उनका सामना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य शक्ति को मजबूत करने पुणे जा रही थी। एक 500 महार सैनिक की टुकड़ी से हो गई। पेशवा ने कोरेगांव में तैनात इस कंपनी बल पर हमला करने के लिए 2000 सैनिक भेजे। कप्तान फ्रांसीसी स्टैंडन के नेतृत्व में कंपनी के सैनिक लगभग 12 घंटे तक डटे रहे। अंततः जनरल जोसेफ स्मिथ की अगुवाई में एक बड़ी ब्रिटिश सेना के आगमन की संभावना के कारण मराठा सैन्य दल पीछे हट गए। भारतीय मूल की कंपनी सैनिकों में के मुख्य रूप से बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित महार रेजिमेंट के करीब 500 महार सैनिक शामिल थे और इसलिए महारों के वंशज इस युद्ध को अपने इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध मानते हैं। 1800 के दशक तक मराठों को एक ढीली सहभागिता में संगठित किया गया, जिसमें प्रमुख घटक पुणे के ब्राह्मण पेशवे, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले थे। ब्रिटिश ने इन गुटों के साथ शांति संधियों को तब्दील किया और हस्ताक्षर किए। उनकी राजधानियों पर निवास की स्थापना की। ब्रिटिश ने ब्राह्मण पेशवा और गायकवाड़ के बीच राजस्व साझाकरण विवाद में हस्तक्षेप किया और 13 जून 1817 को कंपनी ने पेशवा बाजीराव II को गायकवाड़ के सम्मान के दावों को छोड़ने और अंग्रेजों के लिए क्षेत्र के बड़े स्वाधीन होने पर दावा करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूत किया। पुणे की इस संधि ने औपचारिक रूप से अन्य मराठा प्रमुखों पर पेशवा की उपनिष्ठा समाप्त कर दी। इस प्रकार आधिकारिक तौर पर मराठा संघ अंत हो गया। इसके तुरंत बाद पेशवा ने पुणे में ब्रिटिश रेसिडेंसी को जला दिया, लेकिन 5 नवंबर 1817 को पुणे के पास खड़की के युद्ध में पराजित किया गया था। पेशवा ब्राह्मण तो सतारा से भाग गए थे और कंपनी वालों ने पुणे का पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया था। पुणे को कर्नल चार्ल्स बर्मन बर के तहत रखा गया था, जबकि जनरल स्मिथ ने एक ब्रिटिश सेना के नेतृत्व में पेशवा को अपनाया था। स्मिथ को डर था कि मराठों को कोंकण से बचने और वहां छोटे ब्रिटिश टुकड़ी पर कब्जा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कर्नल बोर को निर्देशित किया कि वह कोंकण को सेना भेज सके और बदले में आवश्यक होने पर सिरूर से सैनिकों के लिए बुलाएं। इस बीच पेशवा ने स्मिथ के पीछा से परे भागने में कामयाब रहे, लेकिन उसकी दक्षिण अग्रणी जनरल थियोफिलस प्रीटल्स की अगुवाई में कंपनी की अगुवाई से विवश हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपने मार्गों को बदल दिया। पूर्वोत्तर की ओर से नासिक की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर जाने से पूर्व की ओर अग्रसर हो गया। महसूस करने के लिए कि जनरल स्मिथ उसे रोकने की स्थिति में था, वो अचानक पुणे की तरफ दक्षिण की ओर चला गया। दिसंबर के आखिरी में कर्नल बोर ने समाचार प्राप्त किया कि पेशवा पर पुणे पर हमला करने का इरादा था और उसने सिरूर में मदद के लिए तैनात कंपनी के सैनिकों से पूछा। सिरूर से भेजे गए सैनिक पेशवा की सेना के पास आए, जिसके परिणाम स्वरूप कोरेगांव की लड़ाई हुई। पेशवा की सेना में 20,000 घोड़सवार और 8,000 पैदल सेना शामिल थी। इनमें से लगभग 2,000 पुरुषों को कार्रवाई में तैनात किया गया था, जो सेना उस कंपनी के सैनिकों पर हमला करती थी। उनमें से 600 सैनिकों के 3 पैदल सेना वाले दल शामिल थे। इन सैनिकों में अरब गोसाएं और मराठा जाति शामिल थे। अधिकांश हमलावर अरब थे।
जो पेशवा के सैनिक के बीच उत्कृष्ट थे। हमलावरों को एक घुड़सवार और आर्टिलरी के 2 टुकड़े द्वारा समर्थित किया गया था। ये हमला बापू गोखले, अप्पा देसाई और त्र्यंबकजी डेंगले द्वारा निर्देशित था। हमले के दौरान एक बार कोरेगांव गांव में प्रवेश करने वाले त्र्यंबकजी थे। पेशवा और अन्य मुख्यालय कोरेगांव के पास फुलशोर आधुनिक फुलगांव में रहते थे। नामांकित मराठा छत्रपति सतारा के प्रताप सिंह पेशवा के साथ भी थे। सिरूर से भेजे गए सैनिकों में से 834 पुरुष थे, जिनमें से कैप्टन फ्रांसिस स्टैंटन की अगुवाई वाली बॉम्बे नेशनल इन्फेंट्री की पहली रेजिमेंट के 2 बटालियन के 500 महार सैनिक थे। अन्य अधिकारी गण भी शामिल थे, जिनमें से लेफ्टिनेंट और एडजटेंट पेटिसन, लेफ्टिनेंट जोन्स सहायक सर्जन ब्रिगेड, लेफ्टिनेंट स्वानस्टोन के तहत करीब 300 सहायक सवार थे। 24 यूरोपीय और 4 निवासी मद्रास आर्टिलरीमैन, जो 6 पाउंड बंदूकें के साथ लेफ्टिनेंट चिसोल्म के नेतृत्व में, चिसोल्म के अलावा सहायक सर्जन वायली तोपखाने में एकमात्र अधिकारी थे। मूल पैदल सेना के सैनिक मुख्य रूप से माहर थे। कंपनी के सैनिकों ने सिरूर को 31 दिसंबर 1817 को शाम 8 बजे से हटा दिया था। सारी रात चलने के बाद और 25 मील की दूरी को कवर करने के बाद वो तलेगांव धामरेरे के पीछे ऊंचे मैदान पर पहुंच गए। वहां से उन्होंने भीम नदी में पेशवा की सेना को देखा। कप्तान स्टार्टन ने कोरेगांव भीमा गांव तक चढ़ाई, जो नदी के तट पर स्थित थी। गांव एक कम कीचड़ की दीवार से घिरा हुआ था। कप्तान स्टार्टन ने उथले भीमा नदी को पार करने का एक झटका लगाया। एक 5000 मजबूत पैदल सेना, जो पेशवा के आधार से थोड़ा आगे था, उन्हें ब्रिटिश सेना की मौजूदगी के बारे में सूचित करने के लिए पीछे हो गया। इस बीच स्टार्टन ने कोरेगांव में नदी को पार करने की बजाय अपने बलों को तैनात किया। उन्होंने अपनी बंदूक के लिए एक मजबूत स्थिति हासिल की। उनमें से एक भीम नदी, जो लगभग सूखा चल रहा था, उनसे एक दृष्टिकोण की रक्षा के लिए और दूसरा सिरूर से सड़क की रक्षा करने के लिए। अपने 5000 मजबूत पैदल सेना की वापसी के बाद पेशवा ने अरब गोसाई और मराठा सैनिकों के 3 पैदल सेना दलों को भेजा। प्रत्येक पार्टी में 300 से 600 सैनिक थे। पार्टियों ने भीमा नदी को 3 अलग अलग बिंदुओं पर पार किया। 2 तोपों और रॉकेट फायर द्वारा समर्थित मराठों ने भी सिरूर रोड से एक विस्फोटक हमला किया। दोपहर तक अरबों ने गांव के बाहरी इलाकों में एक मंदिर का नियंत्रण ले लिया। एक मंदिर में लेफ्टिनेंट और सहायक सर्जन वाली के नेतृत्व में एक पार्टी ने इसे वापस ले लिया था। अरबों ने नदी की रक्षा में एकमात्र बंदूक भी पकड़ी और 11 गनर्स को मार डाला, जिनमें से उनके अधिकारी लेफ्टिनेंट चिसोल भी शामिल थे। प्यास और भूख से प्रेरित कंपनी के कुछ गनर्स ने आत्मसमर्पण करने पर बातचीत करने का सुझाव दिया। हालांकि कप्तान स्टान ने उपज देने से इनकार कर दिया। लेफ्टिनेंट पेटिसन के नेतृत्व में एक समूह ने बंदूक को फिर से खोला और लेफ्टिनेंट चिसोल्म के शरीर को सिर काट दिया। कप्तान स्टोटन ने घोषित किया कि यह उन लोगों का भाग्य होगा जो मराठा हाथों में आते हैं। इनसे गनर्स पर लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कंपनी के सैनिकों ने सफलतापूर्वक गांव का बचाव किया। मराठा सेना ने गोलीबारी बंद कर दी और 9 बजे तक गांव छोड़ दिया, जो जनरल जोसेफ स्मिथ के तहत ब्रिटिश सैनिक सेना के पास जाने के डर से प्रेरित था। रात में कंपनी के सैनिकों ने पानी की आपूर्ति करने में कामयाब रहे। पेशवे अगले दिन कोरेगांव के पास बने रहे, लेकिन एक और हमला नहीं किया। कैप्टन स्टॉटन ने, जिन्हें जनरल स्मिथ के अग्रिम के बारे में पता नहीं था, उसका मानना था कि पेशवा कोरेगांव पुणे मार्ग पर कंपनी के सैनिकों पर हमला होगा। 2 जनवरी की रात को
चोटन पहले पुणे की दिशा में जाने का नाटक करते थे, लेकिन फिर अपने शहीद सैनिकों को लेकर शिरूर वापस लौट आया था। 834 कंपनी सैनिकों में से 275 लोग मारे गए, घायल हो गए या फिर लापता हो गए। मृतों में 2 अधिकारी शामिल थे, सहायक सर्जन विगेट और लेफ्टिनेंट चिसोल्म। लेफ्टिनेंट पेटिसन बाद में शिरूर में उनके घावों के कारण मृत्यु हो गई। पैदल सैनिक में से 50 मारे गए और 105 घायल हुए। तोपखानों में 12 लोग मारे गए और 8 घायल हुए थे। ब्रिटिश अनुमानों के अनुसार पेशवा के लगभग 500 से 600 सैनिक युद्ध में मारे गए थे या फिर घायल हुए थे। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन जो 3 जनवरी 1818 को कोरेगांव गए थे, उन्होंने लिखा था कि घरों को जलाया गया था और सड़कों पर घोड़ों और पुरुषों के मृत शरीर भरे पड़े थे। गांव में करीब 50 मृत शरीर पड़े थे, उनमें से ज़्यादातर पेशवा के अरब सैनिक थे। गांव के बाहर 6 मृत शरीर थे, उनके अतिरिक्त 50 स्थानीय सिपाही थे। 11 यूरोपीय सैनिक और 2 मृत अधिकारियों की कब्र थी। जनरल स्मिथ 3 जनवरी को कोरेगांव पहुंचे थे, लेकिन इस समय तक पेशवा पहले ही क्षेत्र छोड़कर भाग चुका था। जनरल प्रोतझल के नेतृत्व में एक कंपनी बल ने पेशवा का पीछा किया, जिन्होंने मैसूर भागने की कोशिश की थी। इस बीच जनरल स्मिथ ने प्रताप सिंह की राजधानी सतारा पर कब्जा कर लिया। स्मिथ ने 19 फरवरी 1818 को आते आते एक युद्ध में पेशवा को घेर लिया गया। इस कार्रवाई में बापूजी गोखले मारे गए। तत्पश्चात पेशवा 2 खानदान में भाग गए, जबकि उनके जागीरदारों ने कंपनी की अभिमानता स्वीकार कर ली। निराश पेशवा ने 2 जून 1818 को जन मलकाम में मुलाकात की और पेंशन और बिठूर में एक निवास के बदले अपने शाही दावों को आत्मसमर्पण किया। त्रिभंग जी डेंगले को नासिक के पास पकड़ लिया गया और चुनार किले में कैद कर दिया गया। कोरेगांव की लड़ाई में अपनी बहादुरी के लिए पुरस्कार के रूप में बॉम्बे नेशनल इन्फेंट्री के प्रथम रेजिमेंट की 2री बटालियन को ग्रेनेडियर बना दिया गया। उनकी रेजिमेंट को बॉम्बे नेशनल इन्फेंट्री की प्रथम ग्रेनेडियर रेजिमेंट के रूप में जाना जाने लगा। पुणे में ब्रिटिश रेजिमेंट की आधिकारिक रिपोर्ट में सैनिकों की वीर बहादुरी और धीरज धरोहर, अनुशासित निष्ठा और उनके कार्य का साहस और सराहनीय स्थिरता की प्रशंसा की गई। हालांकि युद्ध के कुछ समय पश्चात ही कप्तान स्टेटन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के मानद सहयोगी नियुक्त किया गया। निदेशक दरबार ने उन्हें तलवार और 500 गिनिया सोने की सिक्कों की राशि प्रदान की। बाद में 1823 में वह एक मेजर बन गया और सबसे सम्मानीय सैन्य आदेश की साथी के रूप में नियुक्त किया गया। जनरल थॉमस हिस्लोप ने युद्ध को सेना के इतिहास में दर्ज किए सबसे वीर और शानदार उपलब्धियों में से एक कहा। MS नरावने के अनुसार एक विशाल संख्या में मराठा सेना के खिलाफ कंपनी के सैनिकों की एक छोटी संख्या द्वारा दिखाई गई वीरता सही रूप में कंपनी की सेनाओं के इतिहास में वीरता और धैर्य का सबसे गौरवशाली उदाहरण माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने अपने सैनिकों की बहादुरी की प्रशंसा की, जो कि संख्या में कम होने के बावजूद भी डटे रहे, क्योंकि यह युद्ध तीसरे इंग्लो मराठा युद्ध जिसमें कुल मिलाकर पेशवा की हार हुई, उसके दौरान लड़े जाने वाली अंतिम लड़ाइयों में से एक था। इस युद्ध को कंपनी की जीत के रूप में भी याद किया जाता है। अपने मृत सैनिकों की स्मृति में कंपनियों ने कोरेगांव में विजय स्तंभ का निर्माण किया है। स्तंभ के शिलालेख घोषित करता है कि कप्तान स्टोनन की सेना ने पूर्व में ब्रिटिश सेना की गर्वित विजय हासिल की थी। कोरेगांव स्तंभ शिलालेख में लड़ाई में मारे गए 49 कंपनी सैनिकों के नाम शामिल हैं। इन 22 नामों को प्रत्यय NSC या नाक के साथ समाप्त होता है।
जो कि महार जाति के लोगों द्वारा विशेष रूप से उपयोग किया जाता था। भारतीय स्वतंत्रता तक ये अविलिक्स महार रेजिमेंट के शिखर पर चित्रित किया जाता रहा। हालांकि ये ब्रिटिश द्वारा अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। आज यह महारों के स्मारक के रूप में कार्य करता है। ऐतिहासिक रूप से हिंदू जाति द्वारा महारों को अस्पृश्यता अस्पष्ट समुदाय माना जाता था। हालांकि वो अधिकार अछूत समूह के ऊपर सामाजिक आर्थिक रूप से अच्छी तरह से थे, क्योंकि गांव प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी पारंपरिक भूमिका महत्वपूर्ण थी। उन्हें जरूरी हुआ कि वो कम से कम एक अल्पकालीन शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और अक्सर उन्हें ऊपरी जाति हिंदुओं के संपर्क में लाते हैं। इन सेवाओं के बदले गांव ने उन्हें अपनी खेती करने के लिए उन्हें छोटे से जमीन के अधिकार दिए। वतन में गांव के उत्पादन का हिस्सा भी शामिल था। हालांकि वर्तमान में इस युद्ध को निम्न जाति वाले महारों की उच्च जाति वाले पेशवाओं पर जीत के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि भूतकाल में महारों ने मराठा शासकों जैसे शिवाजी, राजाराम प्रथम और पेशवाओं के लिए भी युद्ध लड़े थे। उदाहरण के लिए नागनाथ महार राजाराम प्रथम के शासनकाल में एक विख्यात सैनिक था। रायनक महार रायगढ़ दुर्ग के लिए लड़े तथा सिद्धनाथ महार ने 1795 में खरता की लड़ाई के युद्ध के दौरान पेशवा सेनापति परशुराम पटवर्धन की जान बचाई। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।